Hello everyone. Today we will start with topic mapping cardinality constants. This is my third video of DBMS concept. Mapping cardinality. Mapping cardinality is a data constraint that specifies how many entities can be related to in a relationship set. ठीक है, ये एक ऐसा डेटा कॉन्स्टेंट्स है जो ये डिफाइन करता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज़ दूसरी एंटिटीज से एसोसिएट हो सकती हैं. It is the most useful in describing binary relationship set. For a binary relationship set involves two entity set, the mapping cardinality must be one of the following: one to one, one to many, many to many, and many to one. So we will explain here with diagram. First one is one to one. First we will draw entity set A and entity set B. ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी. 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. 1 to 1 मतलब एक से एक. 1 to 1 किसी से भी एक से एक हो सकती है, जरूरी नहीं सामने के साथ. ठीक है ना, किसी भी एक से. 1 to 1 तो ए से भी जो जाएगी वो भी जाएगी 1 और बी से जाएगी वो भी 1. मतलब एन एंटिटी सेट ऑफ एंटिटी सेट ए can be associated with the at most one entity of entity set B. ठीक है, किसी भी एक से जुड़ सकती है और ये वाली भी किसी भी एक से जुड़ सकती है. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज वन टू मैनी. वन टू मैनी देखते हैं. वन टू मैनी क्या कह रहा है कि एन एंटिटी सेट ऑफ एंटिटी सेट A कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट ऑफ B. ठीक है, एनी नंबर ऑफ मतलब 1 to मैनी जाएगी तो एक पर वो कितने एक जो है वो कितने में भी जा सकती है. ओके, ठीक है ना, समझ आ गया. ओके, 1 to मैनी. फिर आती है मैनी टू 1. तो मैनी टू 1 जो है उस जस्ट इसके ऑपोजिट हो गई कि आपकी बहुत सारी जो हैं वो एक में जा सकती हैं. ठीक है ना, ऐसे तो क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसे कर देती हूँ. मैनी टू 1. एन एंटिटी सेट ऑफ एंटिटी सेट A कैन बी एसोसिएटेड विद द मोस्ट one entity of entity set B, many to 1. Okay, then third is many to many, many to 1. हाँ, फिर इसके बाद आ गया आपका many to many. many to many क्या बताता है कि an entity set of A can be associated with the number of the entities of the entity set A and same opposite. मतलब A जो है वो भी कई मैनी जा सकता है और बी से भी मैनी एसोसिएट रिलेशनशिप हो सकती है. ठीक है ना, मैनी टू मैनी. ओके, ये तो हो गया हमारी मैपिंग कार्डिनलिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं. समझ क्लियर है ना. ये पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स. अब व्हाट इज़ पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट. वो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है वो पूछ रहे हैं. पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट ने डायरेक्ट क्या बताया हमें, डायग्राम के थ्रू बताया. पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्पेसिफाई द एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू वन अनदर एंटिटी. ये क्या करता है, उस एक एंटिटी को प्रेजेंस को शो करता है, प्रेजेंस को एग्जिस्टेंस को शो करता है जब इट इज़ रिलेटेड, जब ये किसी दूसरी अनदर एंटिटी से रिलेट होता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं. ये दो तरह का होता है, एक तो होता है टोटल और एक होता है पार्शियल. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. टोटल कह रहे हैं कि एवरी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप, और पार्शियल में कह रहे हैं नॉट एवरी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप. डायग्राम देखते हैं. फर्स्ट टोटल रिलेशनशिप देखते हैं. रिलेशनशिप डायग्राम में होती है ना आर और एंटिटी. ठीक है, ये एंटिटी हो गई. और सेकंड क्या है, पार्शियल आर, और ये क्या हो गई, एंटिटी. ठीक है, ये आर एंटिटी रिलेशनशिप और वो आर एंटिटी रिलेशनशिप. डिफरेंस बताती हूँ आपको मैं. देखो, रिप्रेजेंट बाय द थिक लाइन कौन सा, टोटल. और रिप्रेजेंट बाय द, इसमें दिखा नहीं है, रिप्रेजेंट बाय द सिंगल लाइन इज अ पार्शियल. जहाँ मैंने आपकी डबल लाइन लिखी थी वो तो क्या था आपका, टोटल. ठीक है, और जहाँ पर आपके सिंगल लाइन आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल.
ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने रिलेशन के बाद एंटिटी की थी ना, तो जो एक डबल लाइन वाला था वो टोटल और सिंगल लाइन वाला जो था वो पार्शियल। देखते हैं आगे एग्जाम्पल। फर्स्ट टोटल, स्टूडेंट, एंटिटी, रिलेशन करते हैं इसका। किससे करें? एनरोल कर लेते हैं। एनरोल्ड इन, किस में होगा? डायमंड में ना, तो इसको डायमंड में ले लेते हैं। कोर्स, COURSE जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। इट स्पेसिफाई दैट ईच स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड, है ना, एटलीस्ट वन कोर्स, हर एक स्टूडेंट को एनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्शियल का देख लेते हैं। पार्शियल में क्या कह रहे हैं कि आपका सेम एग्जाम्पल है, ओके। लाइन सिंगल लाइन कर देते हैं पहले इसकी, फिर लिखते हैं इसको एनरोल्ड इन वही सेम कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है कि स्पेसिफाइज दैट देयर माइट एग्जिस्ट सम कोर्स फॉर विच नो एनरोलमेंट्स आर मेड। कुछ ऐसे कोर्सेज भी होंगे जिनमें कि स्टूडेंट्स ने जो है एनरोलमेंट नहीं किया होगा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गए? यहाँ पे हमारे पार्शियल हो गए। वहाँ पे सबका होना ज़रूरी था रिलेशनशिप, और यहाँ पर हमारा पार्शियल। ज़रूरी नहीं कि सारे जो हैं आपके, मतलब ईच एंटिटी इज़ इन्वॉल्व इन a relationship that is total, not all entities are involved in the relationship that is partial, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज weak entity can be represented graphically in ER diagram using double diamond. A weak entity can be identified uniquely only by considering some of its attribute in conjunction with the primary key of another entity called identifying or owner entity. The relating relationship is called identifying relationship set. तो वीक एंटिटी क्या होती है कि वीक, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसको आप? ऐसे, जहाँ पर भी आपके डबल डायमंड होगा मतलब वो क्या है? आपकी वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी मीन्स वीक एंटिटी डू नॉट हैव प्राइमरी की, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय देयर ओन। अब आपको प्राइमरी की पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी की वो की होती है जिससे कि वी कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, ओके। वी कैन आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। प्राइमरी की में कभी आपके हमेशा यूनिक वैल्यू होगी, कभी आपकी नल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो दैट इज़ प्राइमरी की, उसको ही हम लोग प्राइमरी की असाइन करेंगे। सो दे डिपेंड ऑन द सम अदर एंटिटी, वो किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या थी हमारी? कि कंप्लीट बाय इटसेल्फ, कंप्लीट थी बाय इटसेल्फ एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी टाइप। और वीक एंटिटी कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, वीक एंटिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ मैं आपको, अ रूम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ बिल्डिंग। ऑन अदर हैंड, a tire might be considered as a strong entity because it is also can exist without being attached to the car. कुछ भी, कोई भी व्हीकल के अटैच होने के बिना भी वो एक चीज़ है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन एक बिल्डिंग के बिना एक रूम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन करना है स्कूल मैनेजमेंट का। इसमें इन्होंने बताया कि एक स्कूल है जिसमें 1 to 12 क्लासेस हैं। ईच क्लास स्टडी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मैनी टीचर्स वर्क्स। अ टीचर कैन बी ओनली टेक वन सब्जेक्ट ईच टीचर। अब एंटिटी देखो कौन कौन सी हो सकती है इसमें। इन एंटिटी हो सकती है टीचर, क्लासेस, है ना, सब्जेक्ट हमसे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें आइडेंटिफाई द एंटिटीज़। आइडेंटिटी जो है हमें आइडेंटिफाई क्या करनी है? हमको एंटिटीज़ करनी है जिनके थ्रू हमारा पूरा डायग्राम बनेगा, ER डायग्राम। तो हमने आइडेंटिफाई की, क्लास हो सकती है, इसमें स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है एंड टीचर है, ओके। फिर फाइंड रिलेशनशिप, फिर आपको उसमें रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप आपके कौन कौन से हैं? अब रिलेशनशिप भी आप देखोगे तो आपने मैपिंग कार्डिनलिटी के हिसाब से देखोगे। जैसे देखो, मैनी क्लासेस कंटेन्स मैनी सब्जेक्ट्स, ऊपर लिखा है ना, एंड क्लास टाइम टेबल कंटेन्स सब्जेक्ट्स,
तो ये कौन सी हो गई अपनी मैनी टू मैनी। क्यों? क्योंकि मैनी क्लासेस मैनी सब्जेक्ट्स। ओके, और क्लास टाइम टेबल बहुत सारे होंगे तो वो क्या होंगे, वो किससे रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो मैनी टू मैनी। फिर आपका सेकंड ऊपर है वन क्लास हैज़ मल्टीपल टीचर्स एंड वन टीचर बिलोंग टू द मैनी क्लासेस फॉर सेम सब्जेक्ट। हैंस कार्डिनलिटी क्या कहलाती है यहाँ पर, मैनी टू मैनी। एक क्लास की मल्टीपल टीचर्स हैं, बहुत सारी टीचर्स हैं, ठीक है, और क्या बिलोंग्स टू मैनी क्लासेस फॉर सेम सब्जेक्ट्स, मैनी टू मैनी। फिर आपके आगे यहाँ पे वन क्लास एडमिट्स मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड वन स्टूडेंट एडमिट्स इन वन एंड ओनली वन क्लास, तो ये क्या हो गई आपकी वन टू मैनी। फिर आपके पूछा वन सब्जेक्ट इज टॉट बाय ओनली वन टीचर, वन टू वन हो गई ये तो सीधी से। फिर आ गया मैनी सब्जेक्ट्स रीड बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड वन स्टूडेंट रीड मल्टीपल, ये भी आपका मैनी टू मैनी हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब स्टूडेंट्स भी मैनी हो गए, आपके सब्जेक्ट्स भी मैनी हो गए, मैनी टू मैनी। आइडेंटिफाई की एट्रीब्यूट एंड द रिलेवेंट एट्रीब्यूट। अब सब्जेक्ट आईडी इज़ द की एट्रीब्यूट इन सब्जेक्ट नेम इज़ द अदर एट्रीब्यूट फॉर सब्जेक्ट एंटिटी। देखें एक बार वापस चलते हैं, ये रहा, ये हो गया हमारा इरेलेवेंट हो गया, ड्रॉ हो गया, और इंक्लूडिंग प्राइमरी की, ठीक है। अब हमको खुद को देखना है, जब जो हमें इन्होंने ऊपर दे रखा है ना उसके हिसाब से हमको देखना है कि हमें क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए होंगे हर एक एंटिटी के लिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट चाहिए होंगे, क्लासेस चाहिए होंगे, टीचर्स चाहिए होंगे, टाइम टेबल चाहिए होगा, ठीक है ना, और रिलेशनशिप करनी पड़ेगी उसको हमारे। तो हमने इसमें ER डायग्राम को बनाया। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, एंटिटी क्या है हमारी, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या क्या है, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट आईडी, प्राइमरी की के लिए आईडी लिए हमने उसमें। और दूसरी एंटिटी क्या है, टीचर, इसमें क्या क्या है, टीचर नेम होगी, सैलरी होगी, एड्रेस होगी और फ़ोन होगा। फ़ोन जो है डिराइव, डबल कर रखा है ना उसको डिराइव्ड, और जो अंडरलाइन कर रखा है वो क्या है हमारी प्राइमरी की है। तो सब्जेक्ट जो है वो टीचर से रिलेट करना है तो वो कैसे होगा, टीचर टीचर्स सब्जेक्ट, ठीक है। और जब सब्जेक्ट और स्टूडेंट को रिलेट किया तो कैसे किया है, सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट से रिलेट करना था तो स्टूडेंट रीड सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये आपस में हो गया रिलेट। फिर उसके बाद आ गया आपकी डबल लाइन आ रही है तो ध्यान रखना डबल किसके लिए आती है, वीक एंटिटी के लिए आती है। तो आपने स्टूडेंट एडमिशन, पहले तो स्टूडेंट के आपने एट्रीब्यूट्स ले लिए सारे, फ़ोन नंबर जो डिराइव्ड है, एज है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, रोल नंबर जो क्या है हमारा वो यहाँ पे एंटिटी है, सॉरी प्राइमरी की है। और ये रिलेट हो रहा है क्लासेस से, क्लासेस से रिलेट होने के लिए इसको कहाँ पे आना पड़ गया, एडमिशन में, एडमिशन से रिलेट करना पड़ा इसको। एडमिशन से स्टूडेंट क्लासेस में एडमिट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर वो रिलेट किया उसको एडमिशन से, ठीक है। एडमिशन में हमें क्या, एडमिशन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, एडमिशन डेट चाहिए थी, एडमिशन की डेट चाहिए थी, तो एडमिशन डेट एडमिशन के थ्रू आएगा, ओके। और फिर जो क्लासेस हैं उसमें एडमिशन लिया तो वो भी एडमिशन के थ्रू जाएगा। यहाँ पे हमने क्लास नेम क्या लिया है, प्राइमरी की लिया है, इसको समझने के लिए पूरा नीचे दिया होगा शायद, हाँ। फिर आ गया क्लास नेम, ये आ गया, हाँ। फिर ये आ गया क्लास टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल जो है उसमें भी आपके क्या क्या है, कौन सा क्लास रूम नंबर है और कौन सा पीरियड नंबर है और कौन सा डे है, ये भी हमारा क्या रिलेट है। रिलेशन के बाद हमने इसका क्या किया, एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। तो जितने भी हमने यहाँ पे एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ में एट्रीब्यूट डिफाइन किया। एट्रीब्यूट में हमको जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में हमने डिराइव्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये हो सकता है कि ऑफिस नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर ऐसे डिफरेंट हो, इसलिए दे रखा है। और जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो सब हमारे क्या हैं, प्राइमरी की हैं। तो अगर हम इनको टेबल के लिए टेबल की तरह ट्रांसलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी स्क्वायर में हैं, जितने भी रेक्टेंगल में बने हुए हैं, ये एंटिटी इनको टेबल नेम देंगे। और जितने भी अपने गोल ये ना ओवल में बने हुए हैं इनको हम लेंगे एज ए एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम नेम देंगे एक टेबल के अंदर, ये कॉलम नेम। और जितने भी अंडरलाइन दिए हुए हैं वो क्या करेंगे, हम उसको हम एज ए प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे ये रहा क्लास टेक्स, क्लास नेम और टीचर नेम। एडमिशन ऊपर से दिखा समझाती हूँ आपको, ये
ट्रांसलेटिंग एंटिटी सेट। फॉर एंटिटी सेट ऑल द एट्रीब्यूट्स विल फॉर्म कॉलम, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। एंड इट्स की एट्रीब्यूट, जो भी आपकी की एट्रीब्यूट बनेगी, जो भी मतलब प्राइमरी की बनेगी वो अंडरलाइन की हुई है वही बनेगी। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम और की एट्रीब्यूट मतलब की कॉलम। सो कन्वर्टेड स्कीमा ऑफ स्कूल ER डायग्राम। स्टूडेंट में कौन कौन से थे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, एड्रेस एंड फ़ोन। क्लासेस में कौन कौन से थे, क्लास नेम, क्लास स्ट्रेंथ, रूम नंबर। जो आपके डायग्राम थे उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन से थे, ये थे। अब रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिलेट भी तो करना है ना उन टेबल्स को सबको। तो की ऑफ कनेक्टेड एंटिटी सेट विल बी कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप सेट, अगर कोई भी रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट है, अगर कोई है तो वो भी कॉलम बन जाएगा। फॉरेन की इज रिलेशनशिप सेट विल बी प्राइमरी की। अब फॉरेन जो की है वो इन रिलेशनशिप सेट विल बी प्राइमरी की ऑफ द पार्टिसिपेट। फॉरेन की क्या होती है, जिस एक जो आपकी टेबल में जो प्राइमरी की होती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जब दूसरी टेबल में उसको रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। तो वो बता रहा है कि अगर फॉरेन की है तो वो क्या होगा, जिस आप पार्टिसिपेटिंग जो एंटिटी सेट है वो उसमें वहाँ जाके क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप सेट डिटरमाइंस द की ऑफ द टेबल एंड विल बी एज फॉलोज। 1-to-1 relationship, primary key of either entity set can be primary key. 1-to-many relationship, many-to-one. Primary key of an entity set of the many side of relationship set will be primary key of a relationship set. Many-to-many, चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट प्राइमरी की। प्राइमरी की ऑफ आइदर एंटिटी सेट कैन बी प्राइमरी की ऑफ रिलेशनशिप। जो आपकी एंटिटी सेट की जो आपकी प्राइमरी की थी वो आपके रिलेशनशिप में जाके भी प्राइमरी की बन जाएगी 1-to-1 रिलेशनशिप में। और 1-to-many में क्या होगा कि प्राइमरी की जो है, ठीक है ना, ऑफ एनी मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप सेट विल बी प्राइमरी की ऑफ द अनदर। वो भी क्या हो जाएगी आपकी 1-to-many है तो वो मैनी वाली जो है 1 में जाके वहाँ पे वो भी सेट हो जाएगी। और कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी कीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट, जो कॉम्बिनेशन है आपका प्राइमरी कीज का पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट में, वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा कैसे, रिलेशनशिप में जाके प्राइमरी की बन जाएगा। ये आपका बनने के बाद ये आ गया आपका, ठीक है। स्टूडेंट, एडमिशन, टीचर, ये आपके सारे रिलेशनशिप हैं। वो आपके सारे क्या थे, टेबल्स और एट्रीब्यूट्स थे, मतलब एंटिटी और एट्रीब्यूट्स थे। अब ये उन्होंने क्या, रिलेशनशिप को भी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। क्लास टेक्स, क्लास नेम, टीचर नेम, एडमिशन, रोल नंबर, एडमिशन, सब डायग्राम से लिया एज इट इज़। रीड में हमारा लिया रोल नंबर, आईडी ले लिया। स्टूडेंट, देखो पहला दिखाती हूँ आपको, एक फिर समझ आ जाएगा। क्लास टेक्स, क्लास नेम और टीचर नेम, क्लास टेक्स, क्लास टेक्स, रिलेशनशिप में टीचर्स, ये रहा क्लास टेक्स। क्लास टेक्स, क्लास टेक्स में क्या क्या है आपका, प्राइमरी की कौन कौन सी है, क्लास नेम और टीचर नेम। देखो ये रही, भी प्राइमरी की असाइन कर रहे थे ना, ये क्लास टेक्स है और ये इसकी प्राइमरी की ये रही, ठीक है। और दूसरी वाली की कहाँ है, एक ये रही, ये रही, ठीक है, टीचर ने। ओके, ऐसे इन्होंने सबकी प्राइमरी की असाइन करी है। ये आ गया आपका, प्राइमरी की ले लिए सबको, 1-to-1, 1-to-many में ये कर दिया, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये कर दिया। और फिर इनको मर्ज करने के बाद आपका स्कीमा कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लासेस, टीचर, सब ये सारी टेबल्स बन जाएंगी और सामने आपके सारे क्या बन जाएंगे, इसके एट्रीब्यूट बन जाएंगे। ये हो गया आपका ER डायग्राम। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन। वन मोर मेथड फॉर डिज़ाइनिंग अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ टू यूज़ अ प्रोसेस कॉमनली नेम्ड एज नॉर्मलाइजेशन. The main purpose is to generate a set of relation schemas that allows use to store information without unnecessary redundancy. नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपकी जो अननेसेसरी रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन है, उसको रिमूव कर देना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो allows us to retrieve information easily, so to do all design the schemas in appropriate normal forms using the concept of functional dependency. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेकंड टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है,
नॉर्मलाइजेशन देखते हैं एक बार। नॉर्मलाइजेशन, द फर्स्ट main purpose is to remove redundancy. Normalization is a database design technique that reduce the data redundancy and eliminates undesirable characteristics like insertion, deletion, अपडेशन, एनोमलीज। इन जो एनोमलीज जो मतलब जो एनोमलीज मीन्स एरर्स या खराबियाँ, इन सबको भी दूर करता है। नॉर्मल कौन कौन सी? इंसर्शन की, डिलीशन की और अपडेशन की। नॉर्मलाइजेशन रूल्स डिवाइड्स लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। क्या करता है इसका रूल? क्या है मेन कि पहले लार्ज टेबल को डिवाइड करके स्मॉल टेबल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उनको लिंक करता है एज अ रिलेशन करके, ठीक है, रिलेशनशिप करके। अब वो बोल रहा है कि किसके थ्रू? फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट व्हेन वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइंस अनदर टेबल। जब एक एट्रीब्यूट दूसरी टेबल को यूनिकली डिटरमाइन करता है तो वो क्या है? फंक्शनल, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, आपको समझ जाएगा। ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, इसमें ये आपका x है और ये y है, वही 1 2 3 4, सेम यहाँ पे भी आपका है 1 2 3 4 जो भी है, तो ठीक है ना। तो ये क्या है? x जो है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, मतलब हम लिख सकते हैं x डिटरमाइंस y, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे? x डिटरमाइन y, ठीक है, ठीक है। इफ़ r इज़ अ रिलेशन विद एट्रीब्यूट x एंड y, तो जैसे मैंने लिखा x और एरो वक्र के y, तो y इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि x क्या है? हमारा यूनिक है। तो अगर यूनिक वैल्यू है तो वो नेचुरल जो है वो दूसरे पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके टेबल में अगर रोल नंबर है, उसका नेम है, एड्रेस है, जो कुछ भी है, तो आपका यूनिक वैल्यू कौन सी हो सकती है? सिर्फ रोल नंबर, वो रिपीट नहीं हो सकते, वो एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यूनिक जो वैल्यू है उस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है दूसरे रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब आपके इसमें क्या है कि आपको एक ऐसे साइन मिलेगा, है ना, ए, तो इट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज़, और एक ऐसे मिलेगा मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है। आगे देखते हैं। Design the schema in appropriate normal form using all the concept of functional dependency के concept आपको काम में लेने पड़ेंगे। BAT database and purpose of normalization. To understand the concept of BAT database and purpose of the normalization, we consider following student table. हमने एक student नाम की एक table ली है, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी डेटा हैं वो रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे नेम हो, एज, एड्रेस, फ़ोन, क्लास, सब्जेक्ट, सब में हमारे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बाय एनालाइजिंग द अबाउ स्कीमा वी कैन ईजीली फाइंड दैट दिस डिज़ाइन इज़ नॉट अ गुड डेटाबेस, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। अगर मेरे को हरीश का जैसे चाहिए रिकॉर्ड, तो हरीश 101 भी है, हरीश 101 है, तो उसमें अजमेर है, फ़ोन नंबर है 5th, ये से तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन उसके, ठीक है। तो रिकॉर्ड एक तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं पा रहा ना उसका, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा बैड डेटाबेस है। तो फॉर स्टूडेंट रीड सब्जेक्ट, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, क्लास, सब्जेक्ट, दिस डिज़ाइन हैज़ रिडंडेंसी बिकॉज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज, एड्रेस, क्लास रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स, बार बार रिकॉर्डेड हो रहा है। वंस फॉर ईच सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज़ रीडिंग, this redundancy caused serious problems in design, that is it waste storage space and introduce potential inconsistency in database, that is why this database is design bad database, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल इनकन्सिस्टेंसी मतलब होता है बिल्कुल ख़राब, असंगत है वो, बिल्कुल डेटा, और जितना आपका जब रिपीट हो रही है वैल्यू तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, और दूसरा आपका स्टोरेज भी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो अब क्या होता है कि अ बैड डेटाबेस ऑल्सो कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम्स एनोमलीज, जिसको कहते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। थैंक यू।